करा देंगे भी ट्रिक से ही, तो क्या क्या कहोगे, सूर्यदेव, कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट पे। 20 रुपये की लोरियों की किताब आती थी, 20 रुपये की लोरियों, ये लोरा 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफाएं। हम्पी, हैप्पी, हैप्पी, पास पास 50, 50 पास, जब पास पास रहोगे तो हैप्पी रहोगे ना, हम्पी, हैप्पी रहोगे, हम्पी। पास पास रहने से प्यार बढ़ता है और दूर रहने से कुछ नहीं होता है, एक दूसरे से मिल के रहो, यही हमारा नैतिक शिक्षा है। तो क्या 50 पास पास हैप्पी रहोगे, हैप्पी। 50 रुपये के नोट पे क्या, हम्पी का रथ। पहले राजाओं की 100 रानियां होती थी, पहले राजाओं की 100 रानियां होती थी। 100 रुपये के नोट पे रानी की बाप, 100 रुपये के नोट पे रानी की बाप। 200 रुपये, सच 200 रुपये किसी लेते हो, वो माँ अपनी मम्मी से आपने 200 रुपये का नोट मांगा तो क्या करेगा, तो मम्मी के सच सच बता क्या करेगा, 200, देखो 100, 200, 150 तो मांगोगे नहीं, मांगोगे 200 नोट, 200 नोट्स क्या, 200 के नोट पे क्या, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। सच बता क्या करेगा, सच बता 200 रुपये का क्या करेगा। 500, 500, पान खा के क्या करोगे, पान खा के थूकोगे, तो जब थूकोगे तो धरती क्या हो जाएगी, जहाँ कहीं भी थूके तो वो लाल हो जाएगी। 500 के नोट पे क्या है, लाल किला। 500 के नोट पे क्या है, लाल किला, लाल किला। 200, 2000 के नोट पे आपको मंगलयान पता है, क्योंकि इसमें तो आपको ये भी पता है, इसमें क्या है, इसमें तो चिप भी है। शायद आप लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन हाँ, चिप थी शायद उस टाइम पे। अब देखो इनके, अब डायमेंशन याद करो, पहले 3 में 63 रखो, देखो पहले 3 में 63 और अंतिम के 4 में 66, अंतिम के 4 में 66। देखो 63, 63, 63, 66, 66, 66, 66, 66, ठीक है, 66, 66, 66। तो देख लिया, इसमें कितने, 63, 63, पहले 63 में 3 में है और फिर 66, 66, लास्ट में इतना तो याद हो गया। उसके बाद में आप देखो 117 याद रखो, 117, 117 में कितने जोड़ दो, 6। इसमें 123 में कितने जोड़ दो, 6। 129 में कितने जोड़ दो, 6। तो ट्रिक याद रखो, 6, 6, 6। उसके बाद मात्र इसमें 7 जुड़ेंगे, किसमें, इसमें। फिर उसके बाद में 4, फिर 4, ठीक है, 7, 4, 4 और फिर 6, यही तो है। 6 तो आया 3 बार, बाकी तो आपने 666, 7, 4, 4, 6, 666, 7, 4, 4, 6, ऐसे याद रखो। पहला 117, फिर उसमें 6, 6 जोड़ते जाओ, 6, 3 बार 6 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो, फिर 4, 4, फिर 6। देखो ट्रिक है, याद तो करना ही पड़ेगा, वैसे तो आप लोग भूल ही जाते होंगे, तो आपको ये नोट्स आप क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं अपने विमुद्रीकरण टॉपिक पे। देखिएगा विमुद्रीकरण क्या है। विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण का मतलब नोटबंदी, नोट की बंदी, इसी को बोलते हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण, पुराने पुराने मुद्रा को चलन से बाहर करना और नई मुद्रा का चलन में स्टार्ट होना, तो क्या है, विमुद्रीकरण। यही विमुद्रीकरण है। यह तब किया जाता है जब काले धन की मात्रा बढ़ जाती है, यह तब किया जाता है जब काले धन की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। बस मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं, मुद्रा 3 प्रकार की होती है। एक सिक्के होते हैं, जो आप लोग 10 रुपये 5 रुपये के सिक्के देखते होंगे। एक नोट देखते हो 100, 50, 100, 200, 300, 500 का नोट्स। और एक डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी जिसे बिटकॉइन बोलते हैं, वही डिजिटल करेंसी। मुद्रा जारी करता है भारत सरकार और आरबीआई। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग में ESMPC, ESPMCIL कंपनी द्वारा, ये इसका फुल फॉर्म क्या था, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। विमुद्रीकरण आपने पढ़ा होगा, विमुद्रीकरण फास्ट पढ़ा के चलेंगे। यह कंपनी द्वारा, इतना याद करने की जरूरत नहीं सर, सीधे सीधे हम विमुद्रीकरण पढ़ेंगे कि जो जहाँ जहाँ पे विमुद्रीकरण की जरूरत होगी। अब इसे देखिएगा, आरबीआई एक्ट की धारा 22 के अनुसार, आरबीआई एक्ट की धारा 22 के अनुसार नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई का। अब कभी पूछा जा सकता है कि नोट कौन जारी करता है, आरबीआई। यह 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का नोट जारी कर सकती है। 1 रुपये से लेके 1000 तक का नोट, 1000 तक का नहीं, 1 रुपये से लेके यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा, 10,000 तक का नोट आरबीआई जारी कर सकती है। नोट पर भाषा कितनी, 17 लिखी थी, नोट के पैनल पर कितनी भाषाएं, 15 लिखी होती। 1 रुपये के नोट पर, 1 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी के सभी नोट पे आरबीआई को होते हैं। भारत में विमुद्रीकरण 3 बार हो चुका है। आज़ादी से पहले 12 जनवरी 1946 को हुआ था, जिसमें 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। 1954 में फिर क्या हुआ, बीच में 1954 में 5,000 और 10,000 के नोट दोबारा शुरू कर दिए गए। फिर दूसरी बार विमुद्रीकरण कब हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में हुआ। पीएम उस टाइम पे मोरारजी देसाई थे, गवर्नर IG पटेल थे और वित्त मंत्री हरिभाई एम पटेल थे। 500 के और 1000 के नोट्स बंद, 5,000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे 1978 में, ठीक है। अब आगे तो तीसरी बार नोटबंदी कब हुई, हमारे मोदी जी ने की, कब, 8 नवंबर 2016 को। पीएम मोदी थे, उस टाइम पे गवर्नर उर्जित आर पटेल थे, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। 500, 1000 के कुल नोट 15.44 करोड़ बंद किए गए थे। वापस आए थे, टोटल इतने नोट थे, लेकिन वापस आए थे 15.33 करोड़, लगभग 99% नोट्स वापस आ गए थे। और 2023 में 2000 के नोट्स की चलन बंद हो गया, ना कि इसकी नोटबंदी से। नोटबंदी हम 3 बार ही काउंट करेंगे। देखो सिक्के
ढालने के टकसाल, ये सब नहीं पूछा जाएगा। जो जो चीज़ें पूछने वाली वही चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। हाँ, एक चीज़ है क्वेश्चन, क्या 2016 से 17 तक 2000 मिलियन से अधिक बैंक नोट छापकर रिकॉर्ड क्रिएट किया था। विश्व में सबसे ज़्यादा नोट छापने का एक साल में रिकॉर्ड किसके पास? भारत के पास है। आरबीआई, अब देखो क्या आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट 5 रुपये का 1938 में, स्वतंत्रता के बाद 1 रुपये का नोट 1949 में जारी हुआ। 1987 में पहली बार गांधी का चित्र 500 के नोट पे छपा। 1996 में गांधी सीरीज चल रही थी, 1996 से गांधी की जो फोटो है जो नोट पर, उसकी सीरीज चली। और 2005 में नोटों की छपाई वर्ष, 2005 से नोटों पर छपाई वर्ष स्टार्ट हुआ, नोट पे मतलब छपाई होने लगी इसकी। अब क्या है, 1957 तक भारतीय रुपए आनों में विभाजित था। कब तक? 1997। रुपए का प्रतीक क्या है? ए वाला ऐसे करके ऐसे कटा हुआ है। और इसके जो, इसका जो बनाया किसने था? डी उदय कुमार ने। भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है? सॉरी, विमुद्रीकरण अलग होता है, अवमूल्यन अलग होता है। तो भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका। कब? 1949 में, 1966 में और 1991, जिसे एलपीजी बोलते हैं। आपको ये इकोनॉमी का टॉपिक है। आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और ये 11 अंक का होता है। और स्विफ्ट कोड का सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। और सीबीबी का कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। आपका एक खत्म हो गया क्या? विमुद्रीकरण। अब विमुद्रीकरण में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि 500 के टोटल नोट्स कितने थे? 500 के नोटों की संख्या कितनी थी? 500 के नोटों की संख्या और 1000 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? ये हमें जरूर गूगल करके कहीं से भी बताओ। एक क्वेश्चन आपको बता दें, यूपीपी जेल वार्ड में पूछा गया था, तो आपको भी कुछ वर्क करना चाहिए। अब आगे जीएसटी, दूसरा टॉपिक जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत का जीएसटी मॉडल, इसमें 5 साल की सजा होती चोरी करोगे जीएसटी तो। इसके पंजीकरण 15 अक्षर होते हैं, जिसे जीएसटी इन बोलते हैं। जीएसटी इन, जीएसटी इन का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें 15 अंकों का होता है। प्रथम 10 अंक जो है वो राज्य को डिनोट करते हैं, अंतिम 3 अंक वो बिजनेस को, कि आप पढ़ाते हो या कहीं कपड़े का काम करते हो। और बीच के जो बचे हुए अंक कितने हैं? वो आपको पैन कार्ड को दर्शाते हैं। जो जीएसटी के दायरे में 20 लाख से अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारी आते हैं। जीएसटी के सभी निर्णय जीएसटी परिषद करती है। जीएसटी के जितने भी निर्णय हैं जीएसटी परिषद, आगे पढ़ेंगे क्या होती है। जीएसटी परिषद के 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में। जैसे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है, काउंसिल बनाई जाती है, उसी प्रकार से जीएसटी को समझने के लिए एक जीएसटी काउंसिल है। इस परिषद का गठन असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर किया गया था। जीएसटी का सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुई थी। अब देखो, मादक पेय पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगता है। मादक पेय जैसे शराब हो गई, पेट्रोल हो गई, और उत्पादक जो रियल एस्टेट वाले, उन पर जीएसटी नहीं लगती है। पूछा जा सकता है, देखो यही ऑप्शन आएगा, शराब या पेट्रोल में से कोई एक ऑप्शन आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि किस पे जीएसटी नहीं लगती है। सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू? असम में लागू हुई थी। सबसे बाद में जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुई थी। क्या? जीएसटी। यूपी में कौन से नंबर पे लागू हुई थी? 9वें नंबर पे यूपी में जीएसटी लागू हुई थी। भारत में केंद्र व राज्य के बीच जीएसटी का जो डिवाइडेशन, जो अनुपात होता है वो 50-50 होता है। मतलब 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आए तो 5 लाख राज्य के होंगे, 5 लाख केंद्र के होंगे। तो इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई चीज़ है नहीं। विलासिता कर को राज्य कर पर, राज्य स्तर पर जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया। कौन से कर को, किस कर को राज्य स्तर पर जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया? किसे? विलासिता कर का। यूपीपी रेडियो, वो रेडियो ऑपरेटर है, उसमें पूछा गया था जेल वाटर में। अब देखो जीएसटी परिषद में क्या क्या होता है। जीएसटी परिषद में सदस्य कितने? 33। नंबर 1 होता है वित्त मंत्री केंद्र सरकार का, उसके साथ में एक राज्य मंत्री होता है वो। उसके बाद 28 राज्यों के वित्त मंत्री। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री होते हैं राजेश कुमार खन्ना है, राजेश कुमार खन्ना। और 3 राज्यों के जो 3 यूटीज हैं, यूटी में यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पौडुचेरी। तो 1, 2, 28, 30 और 3, 33। टोटल कितने सदस्य हो गए? 33। और जीएसटी की गणपूर्ति कितने पर होती है? 50%। 50% लगभग में 33 सदस्य हैं। जब तक 17 सदस्य नहीं होंगे तब तक गणपूर्ति नहीं मानी जाएगी, मतलब बैठक स्टार्ट नहीं होगी। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। और पहली जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जीएसटी जब लागू हुई थी तब अरुण जेटली थे। कौन? अरुण जेटली। क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अरुण जेटली। जीएसटी पर कानून बनाने के अनुच्छेद जो केंद्र व राज्य की शक्ति प्रदान करता है, 246 याद रखना। और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अब इसे देखिएगा, जीएसटी टैक्स की सजा पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? सुरेंद्र सिंह है। जीएसटी का मुख्यालय कौन सा? न्यू दिल्ली में। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? 161वां, 161। इससे पहले लगभग में 160 देशों पे जीएसटी लागू हो चुकी। जीएसटी का गठन किस पे हो? केलकर समिति पे। अमेरिका में जीएसटी नहीं लागू। पूछा जा सकता किस देश में जीएसटी लागू नहीं है? एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। जीएसटी की चर्चा, जीएसटी शब्द की चर्चा 279A में की गई। जीएसटी लागू करने के लिए 122वां बिल था,
और 101वां संशोधन अधिनियम था, 101वां अधिनियम था। इतना तो पता ही होगा कि बिल और अधिनियम में कितना अंतर होता है। केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कर में राज्य के हिस्से से संबंधित अनुच्छेद कौन सा 269 है। जीएसटी का संग्रहालय कहाँ? गोवा में। जीएसटी संग्रहालय कहाँ है? गोवा में। भारत में जीएसटी वैट को हटाकर लाया गया, वैट को। जीएसटी किसको हटा के लाया गया था? वैट को। ये वैट कब आया था? 2005 में। वैट 2005 में आया था। जीएसटी आने से सेवा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया। जीएसटी आने से कौन कौन से शुल्क समाप्त कर दिए? सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स। ठीक है, हम तेज बोलते हैं जिससे कि आप लोगों को जल्दी क्लास खत्म हो जाए, और जब इसे डबल स्पीड पे देखोगे तो और जल्दी खत्म हो जाएगी। जीएसटी आने से वाला शब्द इसको छोड़ दीजिएगा। जीएसटी में कितनी स्लैब्स होती हैं? जीएसटी में 5 स्लैब्स होती हैं, कहीं कहीं 4 होंगी, लेकिन हाँ आप 5 लगा के आओगे यदि ऑप्शन आता है। ये 4 और 5 आए तो 5 लगाना, और 4 ही 5 ना दिया तो आप 4 लगा के आना, क्योंकि 0% भी स्लैब मानी जाती है। तो टोटल कितनी स्लैब्स है? 5 स्लैब। ठीक है, तो 5 स्लैब्स होती हैं जीएसटी में। 0, 12, 0, 5, 12 और 18 और 28, और सबसे बड़ी स्लैब क्या होती है? 28% होती है जीएसटी में, ये वाली 28%। अब देखो जीएसटी के प्रकार, देखो पूछा जाए जीएसटी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। देखो ये यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, यदि पूछा जाए जीएसटी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः, तो कहना 3 प्रकार की। ये जीएसटी पूछा जीएसटी कितने प्रकार की होती है, नॉर्मली यही आंसर आ जाए तो कहना जीएसटी 4 प्रकार की होती है। कौन सी? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आई का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी किस में लगती है? ऑनलाइन की सभी खरीदारी पर कौन सी लगती है जीएसटी? आईजीएसटी लगती है। ठीक है, जीएसटी परिषद की पहली बैठक न्यू दिल्ली। जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पहले, इसी को बोलते हैं एनएए, इसे बोलते हैं एनएए के पहले अध्यक्ष कौन थे? बद्री नारायण शर्मा। एसएससी जीडी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अरविंद सुब्रमण्यम का संबंध किससे? जीएसटी परिषद से, जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी आने से भारत में कितने करोड़ की समाप्ति हो गई? 17 करोड़ की समाप्ति हो गई। जीएसटी की लेटेस्ट बैठक, जीएसटी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी प्रथम बैठक। और अभी जो लेटेस्ट है बैठक, वो भी कहाँ हुई? न्यू दिल्ली एनडी में। तो जीएसटी की दोनों बैठकें आप दिल्ली याद रखो, बाकी वह सब भूल जाओ। जीएसटी का प्रत्यक्ष करे, गंतव्य आधारित करे। 17 फरवरी 1 सितंबर यही क्वेश्चन आया था, गंतव्य आधारित कर है या नहीं। जीएसटी का वास्तविक भार अंतिम उपभोक्ता पर वहन करता है, बिल्कुल वहन करता है। जैसे बिस्कुट बनता है तो कंपनी बनाती है, फिर रिटेलर लेता है, फिर रिटेलर क्या होता है? जीएसटी इसने 1 रुपये लगाई तो यहाँ से टोटल खरीद के लगा, फिर यही जीएसटी आप किस पे लेगा? जो कस्टमर आपको खरीदेगा। तो जीएसटी के अंतिम उपभोक्ता पे लगते हैं। अंतिम उपभोक्ता मतलब जो बिस्कुट खा रहा है। जीएसटी की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा संसद में पेश की गई थी? किसके द्वारा? 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा पेश की गई थी। जीएसटी एक इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, आईटीसी है। क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। जीएसटी एक कॉम्प्रहेंसिव कर प्रणाली है, तो हम बता चुके थे डिटेल में, यहाँ पे आप सिर्फ रिवीजन करने आए हो। जीएसटी एक प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून प्रक्रिया है। बिल्कुल ये पूछा जा सकता है किसी नॉर्मल लॉ प्रोसेस है। जीएसटी ने वैट को कब प्रतिस्थापित किया था? जीएसटी ने वैट 2005 को प्रतिस्थापित किया, आपको पहले बता चुके। कि किसके द्वारा देश के लिए दोहरे जीएसटी मॉड्यूल का प्रस्ताव किया गया था? चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव आयोग द्वारा जीएसटी के दोहरे मॉडल का प्रस्ताव दिया गया था। कौन सी? सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी 100% केंद्र एकत्र करता है, जो नहीं ऑनलाइन वाली जितनी भी खरीदारी करते हो, जैसे मीशो हो गया और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सब से जो भी जीएसटी देते हो वो सब आप केंद्र सरकार को देते हो। जीएसटी में 162 सेक्शन, 25 चैप्टर्स और 4 अनुसूचियाँ। सोने की छड़ और सिक्के पर इसमें 3% की जीएसटी लगती है। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है। कच्चे, कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर कोई जरूरी नहीं, इसको छोड़ दीजिए, अब टाइम उतना नहीं है। अब सिर्फ ये वाला याद रखो, मुनाफाखोरी विरोधी उपाय। यह निश्चित करने के लिए जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है या नहीं पहुंचाया जा रहा जीएसटी का लाभ। इसे नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी एनएए की स्थापना इसीलिए इसकी किसकी स्थापना की गई थी? एनएए की स्थापना, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, एनएए की स्थापना। जीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी नेटवर्क। सॉफ्टवेयर जीएसटीएन, जो जीएसटी नेटवर्क है, इसके जो सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? इन्फोसिस टेक्नोलॉजी ने बनाया था, विकसित किया था, डेवलप किया था। जीएसटी के तहत सर्विसेज को वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है? एसएसी फुल फॉर्म क्या होता है? सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। इसके जो इसमें अंकों की संख्या होती है वो 6 होती है। जेल वार्डन में क्वेश्चन पूछा गया था। गुड्स वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए 8 अंक की, जिसे एचएसएन बोलते हैं, इसे सर्विसिंग बोलते हैं। हार्मोनाइज्ड, इनका आप लोग हमें जरूर बताएं, न्यूमेरिकल्चर ऐसे करके होता है। तो एचएसएन कोड का फुल फॉर्म भी मैंने धीरे से बोल दिया, आप समझ पाएंगे तो जरूर कमेंट करके जाना। 8 अंक का होता है। एच देखो कितने का होता है? एच का मतलब
एच पे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है वो 8 होता है, तो इसीलिए इसकी संख्या 8 मान लो। ऐसे ट्रिक होती है याद करने की। जीएसटी के लिए नारा कौन सा? एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जीएसटी परिषद के सभी कार्य में भाग लेने के लिए स्थायी गैर मतदान, इसकी तो जरूरत ही नहीं, इसको छोड़ दो, एक क्वेश्चन में आएगा ही नहीं। अब देखिएगा क्या, जीएसटी परिषद के किसी निर्णय हेतु केंद्र सरकार के नोट का महत्व नोट बता रहे, बोर्ड का महत्व कितना? 1/3, और राज्य सरकार के बोर्ड का महत्व 2/3 होता है। CGST एक्ट 2017 में कितनी अनुसूचियाँ? 3 अनुसूची, 21 चैप्टर, 174 सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। जीएसटी कानून में कितने जीएसटी रिटर्न है? कितने? 22 तरह के जीएसटी रिटर्न है। जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन, मेरा बिल मेरा अधिकार, कौन सी योजना? जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना कौन सी बनाएगी? मेरा बिल मेरा अधिकार। स्टार्ट कब? 1 सितंबर 2023 से। केंद्रीय जीएसटी में शामिल कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिकारी शुल्क, सीमा शुल्क और केंद्रीय बिक्री कर और अधिभार व उपकर। देखो कौन कौन से मैंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क जरूर याद रखना, किसमें शामिल है? केंद्रीय जीएसटी में। सेवा कर केंद्रीय जीएसटी में, और सीमा शुल्क और केंद्रीय बिक्री करे किसने शामिल? देखो इसमें भी केंद्रीय लगा, इसमें भी केंद्रीय लगा, तो आप लोग तो जान सकते हो केंद्रीय हो गई। उसके बाद सीमा शुल्क और सेवा कर, ये जरूर याद रखना किसमें आता है? केंद्रीय जीएसटी में आता है। उसके बाद राज्य कर जीएसटी में क्या आता है? राज्य कर जीएसटी में आता है मनोरंजन कर, बिल्कुल राज्य में आता है। लॉटरी, सट्टेबाजी, जुआ, बैट और बिलासता कर और चुंगी कर, सब किसमें आते हैं? राज्य जीएसटी में। जीएसटी को CGST को राष्ट्रपति ने मंजूरी कब थी? 12 अप्रैल 2017 को दी थी राष्ट्रपति ने मंजूरी। ये आपका जीएसटी भी टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, हम सीधे सीधे आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार किस अंतराल पर आईपीएस के कैडर की संख्या बल में पुनः जांच करती है? 5 साल में, कि कितने आईपीएस कम है, कितने आईपीएस नहीं है, कितनी हमारी जनसंख्या है, उसी चीज़ में कितने साल में चेक करती है कि हमें आईपीएस की संख्या बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए, कितने? 5 साल में। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। धर्मबीरा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1970 के दशक में हुई थी। देश का सबसे बड़ा पुलिस बल कौन सा है? यूपी पुलिस है देश की सबसे बड़ी पुलिस बल। प्रत्येक जिले में पुलिस को कानूनी समस्याओं के बारे में सलाह देने के लिए एक अधिक कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है कानूनी सलाहकार के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सब क्वेश्चन आए हुए इसलिए मैंने इनको लिखा है। 1991 में यूपी की युवा शाखा जो वर्तमान में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, उसका पहले नाम क्या था? राज्य अपराध ब्यूरो था, पहले उसका नाम क्या था? राज्य अपराध ब्यूरो। विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 में कहा गया एसपीजी के सदस्य का कार्यकाल, राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक एसपीजी के सदस्य का कार्यकाल होगा। पुलिस बल के पुनर्गठन पद्मना भैया समिति की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी पद्मना भैया समिति की स्थापना। आगे क्या है? पुलिस स्टेशन में एसएचओ का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष होता है। डीएसपी की भर्ती कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग को यूपीपीएससी करती है, जो डीएसपी होता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस विभाग में कितनी सशस्त्र बटालियन मौजूद है? 33 सशस्त्र बटालियन मौजूद है। आईबी की स्थापना इंटेलिजेंस ब्यूरो की 1947 से पहले अंग्रेज द्वारा हुई थी। और SOER इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, इसलिए इस बार जरूर SOER स्टेट ओपन एजुकेशन रिसोर्स। 1861 अधिनियम के तुरंत बाद स्थापना ITBP की हुई थी। और स्वतंत्र भारत में यूपी के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? BN लाहिड़ी थे। स्वतंत्र भारत में यूपी के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? BN लाहिड़ी थे। और उसके बाद मॉडल पुलिस अधिनियम 2006, अच्छे से याद रखना, मॉडल पुलिस अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था। में राज्य सरकार रैंक के लिए पैनल में शामिल राज्य पुलिस सेवा के 3 वरिष्ठ अधिकारी में डीजीपी की नियुक्ति करेगी। कौन 3 वरिष्ठ अधिकारियों में से डीजीपी की नियुक्ति करेगी? कौन? राज्य सेवा राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार रैंक के लिए पैनल में शामिल राज्य पुलिस सेवा के 3 वरिष्ठ अधिकारियों में से, जैसे जो 3 सबसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उन्हीं का डीजीपी बना देगी राज्य सरकार। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के अनुसार एक महिला एवं बाल संरक्षण डेस्क प्रत्येक पुलिस थाने स्टेशन पर होनी चाहिए। ये 2006 पुलिस मॉडल अधिनियम कहता है। महिला सम्मान प्रकोष्ठ क्या है? महिला सम्मान प्रकोष्ठ यूपी पुलिस विभाग की एक इकाई पुलिस व नागरिकों के बीच एक पुल बनाने और महिलाओं के बुनतों के संबंध में पुलिस में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए बनाएगी। कौन? पूछा जाए महिला सम्मान प्रकोष्ठ किस लिए बनाएगी? पुलिस और जनता के बीच में एक सद्भाव बनाने के लिए की गई है। और यूपी अग्निसेवा किसके अंतर्गत आती है? यूपी अग्निसेवा, जो अग्निशमन में भर्ती होती है वो यूपी पुलिस के अंतर्गत आती है। इसे देखो, यूपी पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने व अपराध नियंत्रण के में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित होने वाला पुलिस बल प्रेसिडेंट्स कलर किससे सम्मानित होती है? सबसे ज़्यादा जो कानून व्यवस्था जो बनाए रखता है उससे किससे सम्मानित किया जाता है? प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया जाता है। सारी शिकायतों गिरफ्तारी किए गए व्यक्तियों के नाम, शिकायतकर्ता का नाम यदि रिकॉर्ड करने की सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी किसकी होती है? पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी होता है। ठीक है,
1962 से पहले यूपी के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कौन करता था? पुलिस अधीक्षक करता था। राजपत्रित मतलब इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक वाले। भारतीय पुलिस सेवा भर्ती अधिनियम कब आया था? 1954 में। क्रॉस, तलवार, डंडा और राज्य प्रतीक एक साथ नामित है पुलिस महानिदेशक के लिए। कौन सा? क्रॉस, तलवार और डंडा। ठीक है। जीडी डायरी का स्वतंत्र निरीक्षण कौन कर सकता है? जीडी डायरी का स्वतंत्र निरीक्षण कौन करता है? जिले का मजिस्ट्रेट कर सकता है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना आईपीएस कैडर के पदों को 6 महीने से अधिक अवधि के लिए खाली नहीं रखा जा सकता। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी भी आईपीएस कैडर में, कोई भी, जैसे यूपी कैडर होता है, केरला कैडर होता है, इस कैडर में 6 महीने से अधिक भी आईपीएस की जो संख्या जहाँ कोई कमी है तो उसको खाली नहीं रख सकते हैं। राष्ट्रपति पदक पुरस्कार 2023 में यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस में किसे? मनु भाकर को मिला। मनु भास्कर है, भाकर नहीं, भानु भास्कर। मनु बता रहे यार, मनु जो अभी जीत गया उसके दिमाग चढ़ गया। भानु भास्कर को मिला। एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल मुख्य पोर्टल 2017 में, राष्ट्रीय डिजिटल पुलिस पोर्टल 2017 में किसने लॉन्च किया? राष्ट्रीय अपराध पुलिस ब्यूरो ने लॉन्च किया था। राज्य में डीजीपी की वित्तीय मामलों में सहायता व सलाह प्रदान करने के लिए वित्तीय सलाहकारों को नियुक्त कौन करता है? राज्य सरकार सलाहकार नियुक्त करती। कौन करता है? राज्य सरकार। जैसे डीजीपी के लिए कोई वित्तीय मामले के लिए सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए कोई भी अधिकारी को नियुक्त करना चाहते हैं तो कौन नियुक्त करेगा? वो राज्य सरकार करेगी। ठीक है। और इसे देखिए, एक आईपीएस अधिकारी राज्य सरकार केंद्र सरकार की मंजूरी कितने दिनों तक 2 कैडर संभाल ले? जैसे कि कोई आईपीएस अधिकारी है वो कितने दिनों तक 2 कैडर संभाल सकता है? मैक्सिमम कितने? 1 साल तक। यूपीपी गृह सचिव गृह विभाग के सचिव कौन? संजय प्रसाद हैं। सचिव संजय प्रसाद हैं। यूपीपी की आर्थिक अपराध शाखा का नेतृत्व कौन करता है? कौन करता है? डीजी ईओडब्ल्यू। डीजी करते हैं, डीजी लिख लेना। पुलिस सुधार रिबेरो समिति 1998 बनी थी। रिबेरो समिति कब बनी थी? पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति 1998 में। जिन मार्गों से जुलूस निकलना उनका मार्ग निर्धारण, जैसे कि मुस्लिम वगैरह इनमें ताजिया वगैरह निकलता था, जैसे जुलूस निर्धारण किस रैंक से नीचे वाले अधिकारी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि किस रास्ते से जाएगा, तो सहायक जिला पुलिस अधीक्षक से नीचे के अधिकारी कोई नहीं कर सकते। पुलिस अधिकारियों के इस्तीफे की नाममात्र नोटिस, पुलिस अधिकारी इस्तीफे की नाममात्र नोटिस के बाद 2 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, तब आप इस्तीफा दे पाओगे। प्रत्येक राज्य पुलिस को सशस्त्र और निहत्थे शाखाओं में किस रूप से विभाजित किया जाता है? लंबवत, हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर। यूपी पुलिस का प्रमुख क्या था? डीजी होता है। कौन होता है? डीजी होता है। राज्य सूची का विषय, पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय कौन सा बोर्ड ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन कर सकता है? पुलिस स्थापना बोर्ड। ठीक है। भारत में पुलिस स्टेशन के लिए वार्षिक रैंकिंग की जाती है 2015 से। भारत में पुलिस स्टेशन, जैसे सारे पुलिस स्टेशन कौन टॉप करेगा? इस बार शायद उड़ीसा का किया था, दिल्ली का किया था, कोई एक पुलिस स्टेशन टॉप किया था। आप लोग उसको ध्यान रखना। भारत में पुलिस स्टेशन के लिए वार्षिक रैंकिंग जारी करता है 2015 से। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। आगे क्या कह रहा है? कांस्टेबल के साथ कार्य करने, उन्हें दिशा निर्देशित प्रश्नोत्तरी और प्रशिक्षण अभ्यास समझाने में सहायता करता कौन? हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल के साथ हेड कांस्टेबल होगा तो आप लोगों को पता ही है। और सीसीआई इसका फुल फॉर्म होता है क्राइम एंड क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एफआईआर का होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस अधिकारी अनुमति के बिना 2 महीने की नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं दे सकते, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। पुलिस एक्ट 1861 के तहत। भारत में अपराध रिपोर्ट कौन जारी करता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की जाती है। और रेंज डीआईजी और एसपी को नियंत्रित करेगा। रेंज डीआईजी और एसपी को नियंत्रित करेगा, परामर्श देगा कि वैध कार्यों के एक दूसरे को अतिक्रमित ना करें। कौन करेगा? आईजी करेगा। कि डीआईजी और एसपी एक दूसरे से लड़ ना जाए तो कौन, मतलब कि इनके काम में एक दूसरे को दखलंदाजी ना करे तो कौन इसको नियंत्रित करेगा? आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी। जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की स्थितियां बताते हुए मर जाता है तो वह बयान मृत्युकालिक कथन कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था। भारत सरकार द्वारा कब राष्ट्रीय पुलिस एनपीसी की स्थापना 1977 में की गई थी? अब यहाँ पे देख लीजिएगा, कांस्टेबल की जो भर्ती होती है 100% भर्ती बोर्ड कराता है। एसआई की 50% भर्ती होती है, 50% प्रमोशन होता है। इंस्पेक्टर की 100% प्रमोशन होता है। अब देखिए, कौन अपने द्वारा किए गए कार्य पर एक मासिक रिपोर्ट एसपी को प्रस्तुत करता है? कौन? एडिशनल एसपी की हमने ये कार्य किए। जेल प्रशासन में सजा की कमी को क्या कहा जाता है? माफ़ी कहा जाता है। माफ़ी हो गई आपको। 2014 में स्मार्ट पुलिस की परिकल्पना का अनावरण किसने किया था? पीएम मोदी ने किया था। ग्रामीण व शहर के पुलिस स्टेशन में स्टेशन लिपि के कर्तव्य का पालन कौन करता है? स्टेशन वो हेड कांस्टेबल करता है। किसकी अनुमति के बिना रोजगार में संलग्न नहीं होना? जैसे कि किसी की अनुमति के बिना किसी रोजगार में संलग्न नहीं होगा। जैसे कि आपको कोई बिजनेस करना है, कुछ भी करना है तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि आप पुलिस में काम कर रहे हो, यदि आप पुलिस विभाग में नौकरी पा रहे हो तो किसकी? आईजी,
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की। अपराधों का विश्लेषण कौन करता है? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। बस इसका फुल फॉर्म अदर को पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति किस राज्य में बनी थी? किसमें? केरल में बनी थी। यूपी पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी होता है, डीजीपी। जिला के सर्वोच्च अधिकारी एसपी। केंद्रीय कारागार यूपी में कितने हैं? केंद्रीय कारागार यूपी में 6 है ना? हाँ 6 हैं। ठीक है, बरेली में भी है, इटावा में बन रहा है शायद, इटावा। और डीएसपी की भर्ती किसके द्वारा? तो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा होती है। सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी, फिर एडिशनल एडीजीपी, फिर आईजी, फिर डीआईजी, फिर एसएसपी, फिर एसपी, फिर होता है डीएसपी, फिर होता है इंस्पेक्टर, फिर एसआई जिसे दरोगा बोलते हैं, फिर हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल। इनकी रैंक इस बार भी पूछी गई तो अगली बार भी पूछी जाने की संभावना है। एचएम कोड की समिति के आधार पर आईजी का सिस्टम कब से? 1861 से आईजी का सिस्टम आया है। आज़ादी के बाद पहले आईजी पीएन लाहिरी थे। आज़ादी के बाद पहले आईजी पीएन लाहिरी थे। गांव का चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? एसपी के प्रति उत्तरदायी होता है। 1981 में डीजीपी का सिस्टम लाया, जिसके तहत पहले डीजीपी कौन थे? महावीर सिंह गंगवार। 1981 में डीजीपी का सिस्टम लाया गया था। इसके जब लाया गया था 1981 में, तो पहले डीजीपी कौन बने थे? महावीर सिंह गंगवार बने थे। एसपी एक वर्ष में एक बार थाने का निरीक्षण जरूर करेगा। एसपी जो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक वर्ष में एक थाने का निरीक्षण जरूर करेगा। पुलिस स्टेशन का फर्स्ट अधिकारी होता है एसआई। फर्स्ट अधिकारी होता है पुलिस स्टेशन का एसआई। कौन? दरोगा। और सेकंड अधिकारी होता है एएसआई। थाने के एसएचओ व एसआई का स्थानांतरण कम से कम 2 साल तक नहीं किया जा सकता है पोस्टिंग होने के बाद में। यूएन के अनुसार यूनाइटेड नेशन के अनुसार 1 लाख जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। प्रत्येक प्रदेश की पहली केंद्रीय कारागार कौन थी? बरेली में थी। यूपी में कितने अग्निशमन दमकल हैं? कितने? 144 केंद्र हैं। यूपी में आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस की स्थापना 2004 में हुई थी, लखनऊ में एटीएस। वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 और 1091 भी है। और इसके जो हेड है वो नीरा रावत है। यूपी में 3 पीएसी महिला बटालियन, कौन? रानी अवंतीबाई लोधी। वो रानी अवंतीबाई लोधी कहाँ है? बदायूं में। उषा देवी कौन सी? लखनऊ में। और झलकारी बाई कोहली कौन सी? गोरखपुर में। पुलिस यूपी के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? लाल और नीला होते हैं। इसकी स्थापना 1863 में प्रयागराज में हुई थी। यूपी का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। और यूपीपी का मुख्यालय सिग्नेचर भवन गोमती नगर लखनऊ में। आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी कहाँ होती है? हैदराबाद में। लवासना में कहाँ है? मसूरी में, जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है। सीबीआई के संस्थापक डीपी कोहली होते हैं। और सीबीआई के संस्थापक कौन है? डीपी कोहली है। और कैंट किसके अधीन होता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन। कैंट जहाँ भी होंगे रक्षा मंत्रालय के अधीन होंगे। आईपीएस में स्टेट कैडर कितने थे? 26 स्टेट कैडर। केंद्र सरकार स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पुलिस बल पर एक कार्यदल की समिति स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई थी। यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी गठन कब? सितंबर 2020 में हुआ। और पुलिस महानिरीक्षक इसका नेतृत्व आईजीपी करते हैं। यूपी पुलिस की टैगलाइन सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। पुलिस ये भारत में कुल थाने 16,671 कुल थाने हैं। पुलिस का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार। एनआईए की स्थापना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में हुई थी। इसके जो पहले महानिदेशक होते राधा विनोद राजू। और किसके लिए होते? आतंकवाद से निपटने के लिए एनआईए की स्थापना की गई थी। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा? परमवीर चक्र होता है। यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। एनटीए की स्थापना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्थापना 2017 में थी। वाक्य मूल्यांकन में उत्कृष्ट था। प्रथम महानिदेशक विनीत जोशी। इसके प्रथम महानिदेशक विनीत जोशी हैं। पुलिस विभाग में 16 पद होते हैं। 16 पद। यूपी की स्थापना 1863 में पहले बता चुके हैं। यूपी का सबसे बड़ा थाना नारखी फिरोजाबाद में है। यूपी केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? भोपाल में है। और यूपी के प्रथम डीजीपी नरेश कुमार। आगे देखो, भारत की प्रथम पुलिस महिला कौन? सुष्मिता चौहान है। थाना दिवस प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार को मनाया जाता है। पुलिस का असली नाम है राजकीय जनरक्षक। और राष्ट्रपति पदक की स्थापना 1 मार्च 1951 में की गई थी। यूपी एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स 4 मई 1998 यूपी के उस समय के एडीजी अजय राम शर्मा ने यूपी के बेहतरीन 50 जवानों को लेकर गठन किया गया था। किसका? एसटीएफ। वर्तमान प्रमुख किसके कौन? अमिताभ ऐसी हैं एसटीएफ के। अब तो शायद बदल गए, अमिताभ ऐसी हैं, शायद अमिताभ ऐसी हैं। सबसे पहले तमिलनाडु और कर्नाटक में इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे होता है? किसी की ट्रेनिंग पे सबसे ज़्यादा किसकी ट्रेनिंग पे खर्चा होता है? आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले जो।
अब देखो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। द्वितीय विश्व युद्ध में फैली अशांति के बाद विश्व भर में शांति स्थापित करने के लिए 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में यूएनओ का घोषणा पत्र तैयार किया गया और जो 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया था। ठीक है, ये 24 अक्टूबर 1945 आपको डेट याद होनी चाहिए। कौन सी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, यूएनओ दिवस। अब देखो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप अमेरिका में है। कुल सदस्य 193, अंतिम सदस्य इसका सूडान है, 2011 में शामिल हुआ था। इसकी पहली बैठक 10 फरवरी 1946 में लंदन में हुई। आम सभा की पहली बैठक हुई। आधिकारिक भाषा कौन कौन सी? स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और इंग्लिश। इंग्लिश तो हमेशा कॉमन रहेगी। वर्तमान अध्यक्ष इसके एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के? पुर्तगाल के। कौन से नंबर के? 9th। और प्रथम अध्यक्ष ट्रिगवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कितने अंग? 6 अंग। 6 अंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर सबका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में, नीदरलैंड। महासभा विश्व की लोक संसद किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। इसका अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और अध्यक्ष इसके वर्तमान में डेनिस फ्रांसिस। लास्ट में इसकी समरी भी कराएंगे। सुरक्षा परिषद, इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य को चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। 10 अस्थायी सदस्य को महासभा 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के सदस्य के राष्ट्रों द्वारा जो सदस्य राष्ट्र हैं उनसे चुन लिए जाते हैं 2-2 वर्ष के लिए। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद 54 सदस्य होते हैं जो महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 बार बैठक साल में 2 बार बैठक होती है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में, जुलाई में जेनेवा में होती है। इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं। सुरक्षा परिषद में वीटो का अर्थ होता है निषेधात्मक वोट। किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा इसका प्रयोग प्रस्ताव पास नहीं कर सकता। जैसे कि वीटो, कोई भी प्रस्ताव पास करना हो, किसी ने वीटो लगा दी तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ? द हेग में, नीदरलैंड। 15 न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। न्यायालय की सरकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। नरेंद्र सिंह दत्त पहले भारतीय अध्यक्ष थे किसके? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। और प्रथम जज कौन थे? भारतीय कौन? प्रथम जज बेनेगल रामा राव। अब देख लेते हैं न्यास परिषद। इस परिषद के माध्यम से यूएनओ उन राष्ट्रों के प्रशासन व सुरक्षा का दायित्व तो स्पष्ट होता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाए। उनका दायित्व क्या है, क्या रहेगा, सब कुछ वही चीज़ कन्फर्म करें। सचिवालय, महासचिव का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए तक, कोई जरूरत नहीं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ? काठमांडू, नेपाल में। सदस्य देश किसके? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, 2007 में अफगानिस्तान शामिल हुआ था सबसे लास्ट में। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। देखो ओपेक, इसका मुख्यालय कहाँ? वियना में। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, और मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके सदस्य देश कितने? 13। सारे देश याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल वेनेजुएला और कांगो, केवल इतने याद रखो। 13 देश हैं। ब्रिक्स का दूसरा नाम R5 था पहले, अब तो चेंज हो गया शायद, इससे अब अर्जेंटीना अब है नहीं इसमें, पहले था अर्जेंटीना। 2006 में ब्रिक्स के नाम से 2006 में ब्रिक्स के नाम से, परंतु 2010 में दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक नाम से, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स बन गया। तो दक्षिण अफ्रीका कब शामिल था? 2010 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई ब्रिक्स में। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 5 देशों की मुद्रा R से प्रारंभ होती है। जैसे ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल है। रूस क्या है? रूबल है। इंडिया क्या? रुपया। चीन क्या? रेन सिन्वी। साउथ अफ्रीका रैंड। बैठक अगस्त 2023 में जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी, अंतिम बैठक अभी। अब देख लो 6 नए सदस्य। अर्जेंटीना बाहर हो गया, अर्जेंटीना शायद इसमें अब नहीं है। ठीक है, तो कौन? ईरान, इथोपिया, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल हो गए। वर्तमान में कुल 10 सदस्य, ना कि 11 हैं, क्योंकि वो तो है नहीं अर्जेंटीना। 2024 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 को थी। इसके जो मुख्यालय इंडोनेशिया, जकार्ता में। सदस्य देश टोटल कितने? 11। ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, पूर्वी तिमोर लेस्ते। बैठक लाओस में 44वीं हुई थी। कब? 2024 में। 44 और 45वीं बैठक। I2 का मतलब इंडिया, इजराइल। U2 का मतलब यूएसए और यूएई। I2 U2 को अच्छे से याद रखो। इंडिया, इजराइल, यूएई, इनको सबको याद रखो। स्थापना 2021 में हुई थी। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं।
अब देखो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में कब हुई थी? 5 अक्टूबर को। मुख्यालय का स्विट्जरलैंड में है। पहला विश्व संरक्षण कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? 1948 में अमेरिका में। रेड डाटा लिस्ट 2018 यूपीपी में एक रेड डाटा लिस्ट पूछी गई थी, तो इसके बारे में जानकारी। संकटाग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट जारी करता कौन? रेड डाटा लिस्ट। विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का जो आयोजन होगा कहाँ होगा? अबू धाबी UAE में। G20 ग्रुप ऑफ 20, इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। 21वां सदस्य कौन सा इसमें है? अफ्रीकी संघ। बैठक इसकी जो अंतिम बैठक ब्राजील में, केवल 24 वाली याद रखो, कहाँ? ब्राजील में। ऊपर वाली सारी छोड़ दो। क्वाड में क्या क्या? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी स्क्वाड। ठीक है, तो भारत इसमें कौन है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। शायद इसमें भी कुछ लोग ऐड हुए या नहीं, पता नहीं, कोई बात नहीं, इतने तो पूछे जाएंगे। क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब देखो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है, और इसका उद्देश्य कुछ नहीं है। AUKUS, AU इसका ऑस्ट्रेलिया, UK और USA, इसकी स्थापना 2021 में हुई। इंडो पैसिफिक के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है AUKUS। SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बीजिंग, चीन में। 9 देश, इन निर्देशों की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान पर 2017 में शामिल, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। और इसका मुख्य विषय है टुवार्ड्स सिक्योर SCO, इसका कोई ज़रूरत नहीं, नीचे वाला छोड़ दो। 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? कजाकिस्तान, बस इतना याद रखो। अब सिर्फ आप इसे देखिएगा। संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 में मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय। क्या संयुक्त राष्ट्र FAO की फूड, देखो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945, का मुख्यालय रोम में। अंतर्राष्ट्रीय IMF की स्थापना 1945, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। विश्व बैंक की 1945 में मुख्यालय वाशिंगटन DC। और यूनिसेफ की स्थापना कब? 1946 में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान 1951, जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार 1958, लंदन। संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP 1965, न्यूयॉर्क में। परमाणु ऊर्जा अभिकरण 1957, वियना में। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास 1966, वियना, मॉन्ट्रियल में। और उसके बाद विश्व व्यापार संगठन 1945 में हुआ था। इसका नाम पहले का था GATT, GATT, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर रखना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में, इसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। अब पढ़िएगा किसे? साइबर क्राइम को। अब आगे हम लोग साइबर क्राइम पे। साइबर क्राइम इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध साइबर क्राइम है। तो यूपी में साइबर पुलिस स्टेशन कितने प्रस्तावित हैं? 57। अब तो हमें लगता है हर जिले में हो गए। साइबर अपराध घटित होने पर कहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं? देखो, आप लोग सोच सकते हो कि साइबर अपराध के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 ही है। आपको 1930 नहीं याद है तो आप इन पर भी कॉल कर सकते हो। एक आपको ऑप्शनल है। साइबर सेल थाने में कर सकते हो आप शिकायत, डायल 112 पे कर सकते हो, डायल 1090 पे भी कर सकते हो। भारतीय संविधान के अनुसार साइबर अपराध का विषय राज्य सूची का विषय। साइबर थानों की निगरानी जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती। साइबर अपराध के प्रकार अब देखते हैं। अब देखो, रैंसमवेयर क्या है? फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर। इसमें इतना देखा कि सिर्फ फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर द्वारा फाइलों को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। किसमें? इस सॉफ्टवेयर द्वारा फाइलों को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। फिर आपसे जो भी अपराधी है वो आपसे पैसा मांगे, नहीं तो कहेगा हम आपकी फाइल खत्म कर देंगे। फिशिंग क्या होती है? जो नकली वेबसाइट वास्तविक तरह दिखाई दे, दिखाई दे। स्पैमिंग मतलब बहुत संख्या में अवांछित संदेश आना, उसे बोलते हैं स्पैमिंग। बॉटनेट, इसमें दूर बैठे हैकर्स द्वारा बाह्य रूप से नियंत्रित किया जाता है। जैसे हैकर कहीं दूर बैठा है और इसको नियंत्रित कर रहा है। मालवेयर अटैक, जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं खास। कोई विदेशी नागरिक, ध्यान से देखना, कोई विदेशी नागरिक भारत का सर्वर प्रयोग करके अश्लील सामग्री प्रकाशित करता है तो उसे भारत के साइबर लॉ के अनुसार दंड मिलेगा। क्या है? हैकिंग। किसी कंप्यूटर द्वारा अनधिकृत पहुंच हैकिंग कहलाती है। साइबर, जैसे कि अभी वो हुआ था
यूपीपी का पेपर लीक, यूपीपी के पेपर लीक से संबंधित है, उसका हमने पासवर्ड भी तोड़ लिया, क्वेश्चन मिल गया, मैंने कहा डेमो के लिए क्वेश्चन दिखाओ, उसने क्वेश्चन भी दिखाया और फिर उसने हमें मैसेज किया और कहा कि भाई तुझे क्या, तू चाहे तू बताए कितना तुझे पैसे चाहिए, ऐसे बोला हमसे, बस तू शांत रहे। तो उस चीज़ को लेकर बात हुई और उसका पासवर्ड भी तोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, उसमें क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन थे वो भी मैंने बता दिए पीडीएफ में। और बाकी जो, क्योंकि अभी पहले बोलना उचित इसलिए नहीं क्योंकि भर्ती बोर्ड अपना एक्शन ले सकता है, अपनी भी सेफ्टी हमें बहुत ज़रूरी है। बाकी ज्ञान देने वाले बाबा, ज्ञानी बाबा आते रहेंगे, क्योंकि किसी को कुछ पता होता नहीं, मुँह उठा के कुछ भी बोल दो वो आसान होता है। साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है। इंटरनेट पर साइबर अपराधियों के अपराध से उचित प्रशासन कौन प्राप्त करता है? एनोनिमिटी करता है, एनोनिमिटी। ट्रोजन आज दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है। सलामी अटैक, सलामी धोखाधड़ी, एक ही लेनदेन में नगण्य अलक्षित ट्रोजन मालवेयर हैं। डाटा माइनिंग क्या होती है? परिणामों का पूर्वानुमान करने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटरों के भीतर विसंगतियां, पैटर्न, बसाए संबंधों का पता लगाने के लिए डेटा माइनिंग की जाती है। वह साइबर अपराध जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए बेल्स टैपिक से वेबसाइट भरते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई वेबसाइट है, इसमें कुछ जैसे अब बर्थ ट्रैफिक का मतलब जैसे गाड़ियाँ आ जा रही हैं बहुत ज़्यादा, अब किसी चीज़ को हैक करने के लिए इसमें अपनी गाड़ियाँ 10-20 उतार दी, जैसे अभी ट्रैफिक को था नहीं तो इसने और अपनी 10-15 गाड़ियाँ बढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो चोरी करने में आसानी होगी। वही चीज़ होती है जिससे बोलते हैं DDoS, डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS। आके देखो क्या कह रहा है। एक सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी के मकसद से तैयार किया गया, उसे क्या बोलते हैं? मालवेयर बोलते हैं। साइबर अपराधी की जागरूकता के लिए ट्विटर पर अकाउंट नेम क्या? साइबर दोस्त। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था। साइबर अपराधी के लिए शिकायत नंबर 1930, ये आया था 1930। साइबर अपराधी के लिए शिकायत नंबर शायद पूरे यूट्यूब पे, आज मैं कह भी सकता हूँ पूरे यूट्यूब पे पहली बार मैंने ही कराया था, उसके बाद ये सब हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट हुए हैं, जब हमने जनवरी में पहली बार कराया था। भारत में साइबर क्राइम से निपटने के लिए कौन सा एक्ट है? 2000 एक्ट है। इसमें संशोधन कब हुआ था? 2008 में हुआ था, 2008 में। CCIC का फुल फॉर्म क्या था? साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल होता है। और IT एक्ट लागू कब हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम वाले राज्य सबसे ज़्यादा कौन कौन से हैं? तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। साइबर स्टेट ऑफ इंडिया कौन है? महाराष्ट्र है, साइबर स्टेट ऑफ इंडिया। विच इज़ द इंडियाज साइबर क्राइम कैपिटल? भरतपुर, राजस्थान। भारत का पहला साइबर राज्य, भारत में पहला अपराध पुलिस स्टेशन 2001 में बेंगलुरु, कर्नाटक में है। पहला साइबर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ठीक है, कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। यूपी में साइबर क्राइम मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। साइबर अपराध से संबंधित I4C, आधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय के कुल घटक कितने? 4 हैं। साइबर अपराध के लिए भारत की सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी? cybercrime.gov.in। भारत में IT संशोधन कब हुआ था? जो IT एक्ट जो हुआ था, IT एक्ट जो 2000 वाला, उसमें संशोधन कब हुआ था? 2008 में होता। बुडापेस्ट कन्वेंशन किसके लिए संबंधित? डेटा सुरक्षा संधि से, जिससे हर देश का डेटा सुरक्षित रहे, इसीलिए उसे बुडापेस्ट कन्वेंशन किया जाता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब हुई? 2013 में आई। मेलवेयर का प्रयोग करके सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाकर एक PC पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस क्या होता है? बैकडोर होता है। कंप्यूटर वायरस का स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए स्पॉन होता है, जैसे कोई स्वयं अपना वो बना ले, अपनी कॉपी कर ले, उसे बोलते हैं स्पॉन। साइबर कानून में DOS, डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं। DOS का फुल फॉर्म जरूर याद रखना। यदि कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो रहा है तो वायरस के कारण हो रहा है। साइबर क्राइम को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है, नंबर 1, और नंबर 2 पे क्या है कि जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग करके एक औजार के रूप में प्रयोग होता है। महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन है। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो यूपी में भी हो गया। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म होता है। भारत का पहला वायरस क्या है? ब्रेन। 2000 में अब तक सबसे ज़्यादा फैलने वाला वायरस का I लव यू। स्पाईवेयर एक जासूसी मालवेयर है। माइकल एंजेलो 1993 बूट रिबूट है। और आपसे पूछा जा सकता है माई कैफे, कैफे होगा CAFE, क्या है? एक एंटी वायरस है, माई कैफे। ठीक, आपका साइबर अपराध खत्म। अब देखो उत्तर प्रदेश में राजस्व। मेन चीज़ें हम कराते जाएंगे, बाकी हम हर चीज़ छोड़ते जाएंगे। देखो मेन चीज़ें कराएंगे, बाकी आप लोग PDF से तो पढ़े होंगे। क्या है कि तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है। इसमें यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद, प्रयागराज 1831 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में है। राजस्व संहिता विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में। बाकी राजस्व घाटा, राजस्व व्यय, वो सब आपको पता होगा।
चलो कराए देते हैं क्या आ जाता है। राजस्व बजट सरकार का वह खाता जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित, उसे क्या बोलते हैं, राजस्व बजट बोलते हैं। या एक 18 जो 24 वाला पेपर होता है उसमें पूछा गया था, एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व बजट कहलाता है। अब आगे क्या है, राजस्व व्यय, यह व्यय केंद्र अथवा राज्य सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे ब्याज भुगतान हो गया, सेवाएं हो गई, अनुदान हो गया, वेतन हो गया, पेंशन हो गई, इन सब के लिए। राजस्व व्यय सरकारी घाटे को पैमाना नहीं है। राजस्व घाटा क्या था, जब सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो, तो उसका राजस्व घाटा ऐसे निकाल सकते हो। जब आपका खर्चा अधिक हो और इनकम कम हो तो उसे क्या होता है, घाटा ही तो होता है। अब देखो मेन चीज़ें दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के 2006 के अनुसार ये राज्य सरकार एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी। ठीक है। धृति होल्डिंग क्या होती है, यूपी राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध अनुदान के तहत धारित भूमि क्या होती है, धृति होल्डिंग होती है। बाग भूमि क्या होती है, किसी जोत के भीतर भूमि का कोई निर्दिष्ट क्षेत्र है जिस पर पेड़ लगाए जाते हैं और इसकी अन्य भूमि मुख्य रूप से किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं की जाती है, तो उसे बाग भूमि बोलते हैं। बाग भूमि में क्या पपीता और केला नहीं आता है। आपसे पशुपालन की परिभाषा पूछी जा सकती है। पशुपालन की परिभाषा क्या है, वो कृषि की परिभाषा क्या है, कृषि की परिभाषा पूछी जा सकती है। यूपी राजस्व संहिता 2006 के अनुसार कृषि की परिभाषा क्या है, आप उसमें खेती करना या पशुपालन करना या कुछ भी करना जो खेती से संबंधित है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कृषि। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए कि। और हाँ, यूपी राजस्व संहिता में कहा गया है कि भूमि पर पपीता और केला जो लगा है तो उसे बाग भूमि नहीं माना जाएगा। भू राजस्व के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कृषि भूमि पर कर के जलकर हैं और गैर कृषि भूमि। आगे देखो, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन 1803 में पारित हुआ था। और आगे देखो, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो भी फुल फॉर्म इसका क्या क्या बताएं। सीबीडीटी का अपना अधिकारी तो राजस्व बोर्ड अधिनियम 1800 जो अधिकार है, जो सीबीडीटी वो अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करती है, राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से प्राप्त करती है। आगे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राजस्व बजट 2024-25 वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8वां बजट क्या है, इतने रुपए का, कि आप लोग इसको पढ़ लो कि जितने रुपए हो। उत्तर प्रदेश का राजस्व परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, रजनीश दुबे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान राजस्व मंत्री कौन है, अनूप वाल्मीकि। खाद्य एवं रसद विभाग मंत्री कौन है, सतीश चंद्र शर्मा। उत्तर प्रदेश 2000 राजस्व संहिता 2006 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व 2006 में स्थापित किया था, बिल्कुल स्थापित किया गया था। उसके बाद जिसमें 16 अध्याय 234 धारा में 4 अनुसूचियाँ हैं। किसी जिले का भू राजस्व प्रशासन का प्रमुख मुख्य अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। आगे अगर भूमि राजस्व मुख्य रूप से भूमि से प्राप्त उत्पादों पर लगाया जाता है। भूमि राजस्व किस पे लगाया जाता है, जो भूमि से प्राप्त उत्पाद होते हैं। जिला प्रशासन वरीयता क्रम, सबसे बड़ा जिला में कौन सा, जिलाधिकारी। नंबर 2 पे उप संभाग अधिकारी जिसे उप जिलाधिकारी बोलते हैं। तहसील में कौन सा, तहसीलदार है। नायब तहसीलदार जो होता है मुख्य। राजस्व वृत्त में क्या होता है, कानून को होता है। और हल्का में जो होता है लेखपाल होता है। और गाँव में क्या होता है, अमीन होता है। तो बाय बाय, टेक कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको मैंने अपलोड कर देंगे। और इसके बाद यदि आपको अच्छा लगा तो अभी थोड़ी देर में यदि आपने कमेंट करके बताए, जो देखो लास्ट तक आएगा वो बताएगा कि कैसा क्या है, क्योंकि सब तो लोग देखेंगे नहीं जहाँ तक। जब लास्ट में हमें बताना आके कि हमें क्या चाहिए। यदि अगला वीडियो आए तो बचे हुए 4 टॉपिक उन वीडियो में कवर कर देंगे। 2 घंटे में आपका पूरा रिवीजन हो गया। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।